हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 का जो केमिस्ट्री का मॉडल पेपर आया है जैक बोर्ड के द्वारा, आज उसको सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिला है, जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा और 3 जो ऑप्शन बचा है उस ऑप्शन के बेसिस पे किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा ना, वो भी हम आपको बता देंगे, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आपसे एग्जाम में बन जाए। तो चलिए स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं मॉडल सेट का। देखिए क्या दिया है स्टूडेंट, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 1260, यानी कि स्टूडेंट 1260 में कितने सार्थक अंक होंगे वो आपसे पूछा है। देखिए स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट नंबर कैसे निकलता है उसको समझते हैं। 1260 दिया है ना, तो 1260 है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे पॉइंट के इधर, ठीक है, राइट साइड में जीरो है, उसके बाद यहाँ पे कोई भी जीरो के बाद नंबर नहीं है, तो यहाँ पे जीरो आपका सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होगा। यदि जीरो के बाद भी कोई नंबर होता है, जैसे मान लीजिए 3 होता है या 4 होता, तो फिर इस केसेस में यानी कि जीरो के बाद भी यदि कोई नंबर हो जाए, तब ऐसा केसेस में जीरो भी आपका सिग्निफिकेंट नंबर होगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 1260 दिया है, यानी कि जीरो के बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो आपका 1260 में 1260 में ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे पॉइंट डालेंगे तो ये आपका जीरो के बाद यदि कुछ होता ना, जैसे 4 3 ऐसा कोई भी नंबर होता है जीरो के बाद, तब आपका ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है और जीरो के बाद जो नंबर होता है वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जीरो के बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो इसमें 1 2 3 यानी कि 126 यही आपका क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर। तो स्टूडेंट 1260 में टोटल जो सिग्निफिकेंट नंबर वो कितना, 3 है। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि इम्पेरिकल फार्मूला बताना है किसका, CH3COOH का। सबसे पहले स्टूडेंट इसमें जितना भी कार्बन है, जितना हाइड्रोजन और जितना ऑक्सीजन है ना, सबको ऐड करके लिखिए। तो 1 1 2 कार्बन है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, C2। हाइड्रोजन टोटल 3 और 1 4 है, तो C2H4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन टोटल 2 है तो O2 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 2 से डिवाइड लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो सिर्फ C बचेगा। H4 है तो 2 से कट के CH2 हो जाएगा, और O 2 से कट करके सिर्फ क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, तो CH2O हो जाएगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, इफ़ यू हैव 300 ml ऑफ 1.5 मोलर NaCl, हाउ मेनी ml ऑफ 4.5 मोलर NaCl कैन यू मेक। यानी कि स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे M1 का वैल्यू दे दिया 1.5 मोलर और M2 का वैल्यू दे दिया 4.5 मोलर, ठीक है, और V1 आपको दे दिया 300 ml। तो V2 आपसे बोला है क्या होगा वो बताइए, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है, M1V1 इक्वल टू M2V2। अब देखिए स्टूडेंट, M1 का वैल्यू कितना दे दिया, 1.5 मोलर दिया है, तो 1.5 इंटू और ये कितना ml दिया, V1 300 दिया तो 300 हो जाएगा, इक्वल टू M2 का तो वैल्यू हम लोग को दे दिया है कितना, 4.5, और V2 चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो 4.5 है इधर आ जाएगा इक्वल के, तो ये डिवाइड में चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 300 बाय 4.5, ये इससे कटेगा 3 टाइम्स और ये इससे कटेगा 100 बार में, तो 100 ml आ गया आपका V2 का वैल्यू, है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी, विच ऑफ द फ्लोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। यानी कि स्टूडेंट जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होगा वो हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 1 ग्राम AU दे दिया, 1 ग्राम सोडियम दे दिया, 1 ग्राम लिथियम दे दिया, 1 ग्राम Cl2 दे दिया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किसमें नंबर ऑफ एटम होगा, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे आपको देखिए मास दे दिया है, तो इस मास को हम लोग सबसे पहले मोल में चेंज कर लेंगे, और एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 से क्या कर देंगे होता है, तो उसी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना भी मोल आएगा 1 ग्राम AU में, 1 ग्राम सोडियम में। तो चलिए निकाल लेते हैं सबसे पहले कि 1 ग्राम AU यानी कि 1 ग्राम जो गोल्ड होता है उसमें कितना हम लोगों का मोल आएगा, ठीक है। तो सोचिए स्टूडेंट, आपको मास दे दिया है, और मास से यदि हम लोग मोल में जाएं तो फॉर्मूला क्या होता है, मोल बराबर मास बटे मोलर मास, यही ना होता है फॉर्मूला, एक बार लिख देते हैं। मोल इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास, ये होता है हम लोग का मोल इक्वल टू फॉर्मूला, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिया 1 ग्राम AU। चलिए अब 1 ग्राम AU में हम लोग निकालते हैं कि कितना मोल होगा। तो स्टूडेंट देखिए, मास तो आपको 1 दे दिया है, और AU का जो ये मोलर मास होता है वो कितना होता है, 197 होता है।
तो ये हो गया मोल 1 ग्राम AU का, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 से, है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग 1 ग्राम सोडियम में भी निकाल लेते हैं। तो मास फिर से 1 दिया है और सोडियम का मोलर मास 23 होता है, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, क्योंकि एक मोल में इतना ही तो पार्टिकल होता है ना। उसके बाद फिर सी नंबर देखिए, तो 1 ग्राम लिथियम बोला है, तो फिर से यहाँ पे मास आपको 1 दे दिया है। और लिथियम है स्टूडेंट, तो लिथियम का कितना होता है, 7 होता है। और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा किससे, 6.022 इंटू 10⁻23 से। उसके बाद जो डी नंबर दिया है स्टूडेंट, वो क्या लिखा है, 1 ग्राम Cl2। तो देखिए स्टूडेंट, Cl का होता है 35.5 और यहाँ पे आपको क्या दे दिया, Cl2 दे दिया है। तो Cl2 का कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा ना। तो 1/71 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें आप खुद दिमाग लीजिए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा, 1/197 या फिर 1/223 या 1/7 या 1/71। तो 1/7 वाला क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम भी तब किस में होगा, इसी में होगा, 1/7 वाला में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 ग्राम लिथियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप क्योंकि देख भी सकते हैं नीचे जिसका सबसे छोटा वैल्यू होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। तो सबसे छोटा वैल्यू किसका, 7 का, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है कि Br का जो एटॉमिक मास है वो 80 दे दिया है और जो एटॉमिक नंबर है वो 35 दे दिया है। और इसमें आपको बोला है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होगा वो बताइए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, जैसे कोई भी एलिमेंट को यदि आप x से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी चीज़ होता है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और ऊपर जो होता है उसको हम लोग मास नंबर बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग a से डिनोट करते हैं। और स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का यहाँ पे कितना आपको दिख रहा है, 35, यानी कि ब्रोमीन का आपको जेड का वैल्यू दे दिया, यानी कि एटॉमिक नंबर दे दिया 35, और जिसका मास नंबर है 80 वो भी दे दिया है, ठीक। अब स्टूडेंट एक बात देखिए, हमेशा किसी भी एलिमेंट में यदि कोई चार्ज वार्ज नहीं है तो उसका जेड, पी और ई का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। और एन बराबर जो फॉर्मूला आता है वो होता है a माइनस जेड, ठीक है। तो इसमें हम लोग को निकालने क्या क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन बोला है, यानी कि यहाँ से E फाइंड हो जाएगा। तो जो हम लोग का जेड होगा वही P होगा, और जो P होगा वही E होगा, यानी कि जो जेड वही E, जो जेड वही P। तो यहाँ से हम लोग का इलेक्ट्रॉन भी निकल गया स्टूडेंट और प्रोटॉन भी निकल गया। देखिए जो जेड होगा वही P होगा, और जेड तो यहाँ पे 35 है। अब न्यूट्रॉन बोला निकालिए, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला a माइनस जेड होता है। तो a का वैल्यू देखिए 80 दे दिया है और जेड का वैल्यू कितना दे दिया, 35 दे दिया, तो ये भी हम लोग से निकल जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग सब चीज़ निकालते हैं इसमें से, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जेड के बराबर, तो जेड हम बोले थे नीचे वाला होता है। तो बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना हो गया, 35। उसके बाद स्टूडेंट प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी जो जेड होता है वही पी और वही ई भी होता है, यानी कि प्रोटॉन भी इसमें कितना हो जाएगा, 35। उसके बाद फिर स्टूडेंट बोला न्यूट्रॉन निकालने के लिए, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या बोले अभी हम, a माइनस जेड, ठीक है। a का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 80 माइनस जेड का वैल्यू कितना है, 35। अब 80 माइनस 35 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 45। यानी कि स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 उसके बाद 45। ये कौन सा ऑप्शन में, देखिए तो 35 और 45 ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 0.1 kg द्रव्यमान की एक गेंद की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। यानी कि स्टूडेंट आपको यहाँ पे लेमडा पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन भी लगा सकते हैं और उसी से हम लोग इसको बनाएंगे भी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, डी ब्रोगली इक्वेशन लगा लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अब डी ब्रोगली के अनुसार हम आपको एक इक्वेशन डी ब्रोगली का बताए थे। देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। अब डी ब्रोगली क्या बताया था स्टूडेंट, उसका क्या था इक्वेशन, लेमडा इक्वल टू क्या था, h/mv था, है ना। h का तो वैल्यू जानते हैं स्टूडेंट क्या होता है, 6.626 इंटू 10⁻−34।
और एम का वैल्यू दे दिया है स्टूडेंट, एम का वैल्यू कितना दिया था 0.1 और भी का भी वैल्यू आपको दे दिया है, कितना दिया है तो 10 दिया था, है ना। जब आप सबको सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम लोग के पास क्या है 0.1 है और यहाँ पे 10 है, तो ये पॉइंट को जब उड़ाएंगे तो ऊपर एक 10 चले जाएगा, है ना। और यहाँ पे 10 यहाँ पे 10 कैंसिल, और ये 0.1 से जब पॉइंट उड़ गया तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, तो नीचे 1 बचा और ऊपर क्या हो जाए 6.626 इंटू 10⁻34, यानी कि स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो गया 6.626 इंटू 10⁻34 इसका राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन कितना नंबर मैच कर रहा है देखिए, तो 6.626 इंटू 10⁻34 किस में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट लग रहा है। देखिए 6.626 इंटू 10⁻34, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है स्टूडेंट कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में दिखाई देने वाली रेखाओं की श्रेणी है। एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं स्टूडेंट, क्या लिखा है, द सीरीज ऑफ लाइन्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी कि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ठीक है, आपसे पूछा है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिया है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पूछा है कि आप बताइए कि कौन सा ऐसा स्पेक्ट्रम होगा जो विजिबल रे की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, विजिबल रे की तरह। तो स्टूडेंट आप सोचिए, हम आपको बताए थे लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफंड सीरीज, 5 टाइप का हम आपको इसमें सीरीज बताए थे स्टूडेंट, ठीक है। एक बार हम फिर से आपको सारा चीज़ बता देते हैं, ठीक है। देखिए लाइमन सीरीज जो होता था स्टूडेंट, लाइमन वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता था, तो फर्स्ट ऑर्बिट से स्टार्ट होता था, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट से। और इसका जो रे होता था इसमें किस टाइप का रे निकलता था, यूवी रे निकलता था, यूवी रे। उसके बाद बाल्मर जो होता था स्टूडेंट, बाल्मर वो आपका कहाँ से आया था बताइए, तो बाल्मर आया था सेकेंड सीरीज, सेकेंड नंबर ऑर्बिट से, है ना। और इसमें जो रे आता था उसको हम लोग बोलते थे विजिबल रे, ठीक है, विजिबल रे। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग का आया था पास्सन, पास्सन हम लोग का थर्ड से आया था, ठीक है, पास्सन हम लोग का कहाँ से आया था, थर्ड से आया था। और पास्सन में जो होता था वो क्या होता था, इंफ्रारेड रे होता था। और याद कीजिए स्टूडेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सब आपको बताए थे। पास्सन के बाद ब्रैकेट आता था और पीफंड आता था, और ब्रैकेट में और पीफंड में ब्रैकेट सीरीज आपका 4th से स्टार्ट होता था, और पीफंड कहाँ से होता था, 5th से स्टार्ट होता था। और पास्सन के बाद जितना भी है, यानी कि पास्सन हो गया, ब्रैकेट हो गया और पी फंड हो गया, सब का जो रे होता था वो क्या होता था, इंफ्रारेड रे। एक बार स्टूडेंट हम आपको याद करा देते हैं ताकि आप भूले नहीं, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है कि आपको ये भी बोल दे कि लाइमन सीरीज में किस टाइप का रे निकलता है, बाल्मर में कैसा निकलता है, कहाँ से स्टार्ट होता है। तो लाइमन सीरीज फर्स्ट नंबर ऑर्बिट से, बाल्मर सीरीज सेकेंड नंबर ऑर्बिट से, पास्सन सीरीज थर्ड नंबर ऑर्बिट से, ब्रैकेट सीरीज 4th नंबर ऑर्बिट से, पी फंड सीरीज 5th नंबर ऑर्बिट से। और लाइमन सीरीज में जो रे है वो यूवी रे कहलाता है, बाल्मर सीरीज का विजिबल रे कहलाता है, पास्सन का इंफ्रारेड रे, ब्रैकेट का भी इंफ्रारेड रे और पीफंड का भी क्या होता है, इंफ्रारेड रे। तो यहाँ से स्टूडेंट हम लोग को क्या बोल रहा था, किस टाइप का बोल रहा है, देखिए तो विजिबल, ठीक है, विजिबल वाला। तो विजिबल किस में आएगा बोलिए, तो बाल्मर सीरीज का विजिबल होता है, देखिए, है ना, बाल्मर सीरीज में आपका क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। और बाल्मर सीरीज में विजिबल होता है, लाइमन में क्या होता है आपका, यूवी होता है। ये सब अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं, लाइमन सीरीज में यूवी, बाल्मर में विजिबल, पास्सन में इंफ्रारेड रे, ब्रैकेट में भी इंफ्रारेड रे और पीफंड में भी इंफ्रारेड रे। 2 याद रखिए स्टूडेंट, बाकी बात तो सर आपको खुद ही याद हो जाएगा ना, लाइमन का यूवी और बाल्मर का क्या हो जाएगा, तो विजिबल। और क्वेश्चन में भी यही बोला कि विजिबल रे आपको कौन दिखाता है, देखिए विजिबल रीजन, तो विजिबल रीजन किसका होता है, बाल्मर का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात स्टूडेंट लाइमन का आपको पता ही है, पीफंड का भी पता चल गया और पास्सन का भी पता चल गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटम नंबर डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसमें भी सारा चीज़ के बारे में बताते हैं स्टूडेंट कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज़ के बारे में बताएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताएगा, मैग्नेटिक किसके बारे में बताएगा, और स्पिन किसके बारे में बताता है, ठीक है। सबको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए स्टूडेंट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है हम लोगों का, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज़ के बारे में बताता है स्टूडेंट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिट के बारे में, है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट के बारे में बताता
नंबर ऑफ ऑर्बिट के बारे में। और जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है स्टूडेंट, वो ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ठीक है, ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल के बारे में बताता है। उसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है स्टूडेंट, ये आपको पता होगा कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक सजावट को बताता है। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है स्टूडेंट, ये स्पिन क्वांटम नंबर आपका रोटेशन बताता है कि ये क्लॉक वाइज होगा या एंटी क्लॉक वाइज होगा, है ना, रोटेशन को बताता है। तो यहाँ पे किस चीज़ के बारे में पूछा है स्टूडेंट हम लोग से, बोलिए तो? हम लोगों को एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में पूछा है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 3 डायमेंशनल शेप कौन बताएगा, तो 3 डायमेंशनल शेप ऑर्बिटल का है ना, ऑर्बिटल के बारे में कौन बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चारों के बारे में आप अच्छे से याद रखिएगा। वैसे हम आपको बताए भी थे, लेकिन एक बार और हम बता दिए। चलिए स्टूडेंट, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है स्टूडेंट, मुख्य क्वांटम संख्या n = 3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या। यानी कि स्टूडेंट्स आपसे यहाँ पे क्या पूछ दिया है? ऑर्बिटल्स, है ना, ऑर्बिटल का टोटल नंबर पूछा है। किसमें? क्वांटम नंबर यदि 3 हो, यानी कि n = 3 है। तो बताइए स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल का एक फॉर्मूला आप लोग को हम बताए थे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट? n² था, है ना। n का वैल्यू यहाँ पे आपको दे दिया, देखिए तो कितना दिया? n का वैल्यू 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर कितना स्टूडेंट? 9। और 9 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है स्टूडेंट? विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक उसको बोलते हैं स्टूडेंट जिसका इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होगा वो क्या होगा? समान होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग पहुंच गए हैं और धीरे धीरे हम लोग अभी 40 क्वेश्चन को कर लेंगे। बस अब अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखिए, ताकि एग्जाम के वक्त आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना हो। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट करके हमको बताइएगा, हम उसको फिर से सॉल्व कर देंगे। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बोला है कि CH4 के साथ इसमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि स्टूडेंट CH4 में सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे और देखेंगे किसमें वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, वो उसका आइसो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग CH4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट, CH4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो कार्बन है कितना पीस? यहाँ पे 1 पीस है, तो 1 × C प्लस हाइड्रोजन कितना पीस है? 4 पीस है, 4 × H हो जाएगा। कार्बन का होता कितना है? 6 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, सबको ऐड कर दीजिए, 10 हो जाएगा। और 10 बताइए स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन किसका होता है? तो नियॉन का होता है ना। नियॉन आपका 10 नंबर में आता है, और जो Z होता है वही P होता है और वही E भी होता है, यानी कि नियॉन का एटॉमिक नंबर यानी कि Z 10 होता है। तो प्रोटॉन भी 10 और इलेक्ट्रॉन भी 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नियॉन का क्या होता है? 10 होता है। तो नियॉन और CH4 ये दोनों क्या होगा? एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन में किस तत्व की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी सबसे अधिक है। यानी कि स्टूडेंट, आउट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन विच एलिमेंट हैव हाईएस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। हाईएस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूछा है स्टूडेंट। इसमें काफ़ी बच्चे फ्लोरीन को मार दीजिएगा, क्योंकि इसमें ट्रिक भी दिए थे फोन कॉल, लेकिन स्टूडेंट राइट आंसर इसका फ्लोरीन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक बार उसको भी समझा देते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ऊपर से नीचे आने पर जो है सो साइज बढ़ता है ना। ऊपर से नीचे आइएगा तो साइज बढ़ेगा, लेकिन लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो साइज क्या होगा? घटिएगा। ठीक है, तो ऊपर में सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्या? फ्लोरीन है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्लोरीन। ठीक, तो पहले फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप सोचिए, क्लोरीन जो है, क्लोरीन आपका ऊपर आ रहा है या फ्लोरीन आपका ऊपर आ रहा है? ऊपर कौन आ रहा है? फ्लोरीन। उसके बाद आ रहा है क्लोरीन। इसका मतलब स्टूडेंट कि फ्लोरीन से साइज तो बड़ा होगा क्लोरीन का, है ना। क्लोरीन का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? तो फ्लोरीन से। अब आप सोचिए स्टूडेंट, यहाँ पे जब हम लोगों का क्लोरीन का साइज बड़ा होगा, उसके बाद भी यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीन का जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो 2 साथ होता है। ठीक है, और क्लोरीन का भी क्या होता है?
2, 8, 7 होता है। यानी कि स्टूडेंट दोनों का लास्ट ऑर्बिट में 7 है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट देखिए 2 ही है और इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 है, यानी कि इसका साइज ज़्यादा है। और जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा ना, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन तो भी खींचेगा और क्लोरीन भी खींचेगा, लेकिन ज़्यादा आसानी से कौन खींच पाएगा, ये, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या थोड़ा सा ज़्यादा है, इससे एक ऑर्बिट ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट फ्लोरीन नहीं बल्कि क्लोरीन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किस स्पीसीज का आकार सबसे बड़ा है। ठीक है, Mg है, Mg+2, एल्युमिनियम और Al+3 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी शायद पूछा है ना। हाँ देखिए, सबसे बड़ा और सबसे छोटा है ये पूछा है स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे बड़ा बताना पड़ेगा कि ये चारों में कौन है, और फिर बताना कि ये चारों में सबसे छोटा भी कौन है। तो देखिए स्टूडेंट, हम आपको यहाँ पे भी तुरंत बताए थे कि जब आप ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो आपका साइज बढ़ता है, और लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज क्या होता है, घटता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, बेटा और मांगे, यहाँ पे आपका मैग्नीशियम है। एल्युमिनियम आता है स्टूडेंट बेटा, सॉरी ये बैगन आलू गाजर इंथेलम है ना, बैगन आलू गाजर इंथेलम है। तो देखिए स्टूडेंट, जब ये अभी आपका यहाँ पर है और ये आपका यहाँ पर है ना, तो जब इधर से इधर जाएंगे तो साइज क्या होगा स्टूडेंट, घटेगा। यानी कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज घटेगा, यानी कि एल्युमिनियम का साइज कम हो जाएगा, मैग्नीशियम का साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा, है कि नहीं। मैग्नीशियम का साइज क्या होगा स्टूडेंट, ज़्यादा होगा। और जब इससे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ठीक है, तो इसका साइज ज़्यादा है, इससे इलेक्ट्रॉन निकला कम तो होगा, बात सही है, लेकिन इससे जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब तो इसका साइज और ना कम हो जाएगा। समझ रहे मेरा बात को, इसका साइज बड़ा है क्योंकि जब इधर से इधर जा रहे हैं तो एल्युमिनियम देखिए यहाँ पे है और मैग्नीशियम यहीं पर है। तो जब हम लोग देखिए लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि एल्युमिनियम का साइज मैग्नीशियम की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। तो जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका भी ऑर्बिट कम होगा और इसका भी ऑर्बिट कम होगा, लेकिन ज़्यादा कम तो ये वाला हो गया क्योंकि ये वैसे ही छोटा है मैग्नीशियम से, है ना। तो Mg आपका हो गया सबसे बड़ा और Al+3 क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, है कि नहीं। Mg आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, और Al+3 जो है वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, सोच के देखिए। तो Mg सबसे बड़ा और Al+3 सबसे छोटा, तो Mg और Al+3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। Mg और Al+3 ये सबसे बड़ा हो गया और ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है कि डी ब्लॉक के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यानी कि स्टूडेंट, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, जो डी ब्लॉक आपका एलिमेंट, डी ब्लॉक में जितना भी एलिमेंट आता है हम उसका आपको कॉन्फ़िगरेशन भी बताए थे और पूरा डी ब्लॉक का भी कॉन्फ़िगरेशन बताए थे। तो ये तो स्टूडेंट एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये तो एस ब्लॉक का, ये पी ब्लॉक का है। तो डी ब्लॉक का कौन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो क्वेश्चन नंबर 14 वो क्या बोला है कि BeCl2 का द्विध्रुव आघूर्ण है। यानी कि स्टूडेंट आपको डाइपोल मोमेंट पूछा है किसका, तो BeCl2 का। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग को इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट, BeCl2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पे Be हो गया, यहाँ पे Cl और इधर भी हो जाएगा Cl, है कि नहीं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी क्लोरीन लगाएगा। ये क्लोरीन जितना फोर्स इधर लगा पा रहा है उतना ही ये क्लोरीन, देखिए स्टूडेंट, उतना ही ये क्लोरीन इधर लगाएगा। जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स इधर भी लग रहा है, तो दोनों तरफ फोर्स जब बराबर लग रहा है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, BeCl2 का जीरो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 तो बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ दिया। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला स्टूडेंट O2 का आबंध कोटि है, यानी कि द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 का बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। तो बताइए ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है यानी कि क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला कि द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज, यानी कि वाटर का जो है सो शेप हम लोग से पूछा है क्या होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग को वाटर का क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो वाटर यानी कि पानी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, H2O होता है, ठीक है। O पे आप लोग ऑक्सीजन का देखिए लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट, ठीक है। लास्ट ऑर्बिट में आपका कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको सजाइए, 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसमें से आपका 2 ठो जो इलेक्ट्रॉन वो आपका बॉन्डिंग में भाग ले लेता है। एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन। तो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पे आपका रहता है खाली।
तो स्टूडेंट जो आपका इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता उसका हम लोग स्ट्रक्चर नहीं निकालते हैं, जो भाग लेता है वो उसका निकलता है। तो ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन भाग ले, यानी कि ये और ये इस टाइप का जो है सो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं पानी का। तो स्टूडेंट देखिए जब इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है तो हम लोग इसको 2-3 नाम से इसको जानते हैं। एक बेंट शेप इसी को बोला जाता है, ठीक है, बेंट शेप, बेंट शेप। इसी को स्टूडेंट एंगुलर भी बोला जाता है, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, एंगुलर भी बोला जाता है। और साथ ही साथ इसी को भी शेप भी बोला जाता है, ठीक है, भी टाइप का, भी शेप। तो ये 3 नाम है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोला ऑप्शन में, द शेप ऑफ वाटर मोलिक्यूल इज सी सॉ तो नहीं होता है, टी शेप भी नहीं होता, बेंट होता है, ठीक है। देखिए बेंट, तो इसको हम लोग बेंट बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंट शेप हो जाएगा, ठीक है। वाटर मोलिक्यूल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, बेंट टाइप का होता है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कि CH4 में C का संकरण है, यानी कि स्टूडेंट CH4 में C का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग से पूछा है। देखिए स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ, वो आप याद रखिएगा तो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले स्टूडेंट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड हम लोग समझेंगे क्या होता है, ठीक है। पाई बॉन्ड वाला ही याद रखिए, आपको एकदम ये अच्छे से क्या हो जाएगा, सारा जितना भी हाइब्रिडाइजेशन है बन जाएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और यहाँ पे लिख देते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए स्टूडेंट यदि पाई बॉन्ड 0 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। यदि स्टूडेंट पाई बॉन्ड 1 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। और यदि स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन 2 है तब इसका यदि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है तब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। अच्छे से एक बार और देख लीजिए स्टूडेंट, यदि पाई बॉन्ड किसी भी स्ट्रक्चर में आपको पाई बॉन्ड 0 दिखा, मतलब एक भी पाई बॉन्ड नहीं होगा, तब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। यदि हाइब्रिडाइजेशन 1 हुआ तब sp2 होगा, यदि 2 हुआ तब sp होगा, ठीक है। 0 के लिए sp3, 1 के लिए sp2 और 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। लेकिन किसके लिए, पाई बॉन्ड के लिए। यदि पाई बॉन्ड का संख्या 0 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यदि 1 है तो sp2 और यदि 2 है तो sp हो जाएगा, ठीक। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग यहाँ पे CH4 का देख लेते हैं, क्या कि CH4 बोला है तो CH4 का हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, C 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या एक भी आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं और डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे कहीं भी डबल बॉन्ड आपको नहीं दिखा, ये पूरा में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है CH4 का स्ट्रक्चर में। जब डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं है स्टूडेंट, इसका मतलब जो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को ही पाई बॉन्ड बोलते हैं। इसमें एक भी जब डबल बॉन्ड नहीं है यानी कि इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, यानी कि पाई बॉन्ड 0 है। और जब पाई बॉन्ड 0 हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी हम क्या बोले थे, sp3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, sp3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अब हम लोग बढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, देखिए स्टूडेंट, द इंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, यानी कि स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट का इंथैल्पी क्या होता है। तो एलिमेंट का इंथैल्पी स्टूडेंट ये याद रखिएगा, स्टैंडर्ड स्टेट में 0 होता है। क्या होता है, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है स्टूडेंट, फॉर द प्रोसेस ऑफ टू ऑक्योर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज, ठीक है। आइसोथर्मल कंडीशन के लिए आपको करेक्ट कंडीशन पूछा है, यानी कि आइसोथर्मल कंडीशन में क्या सही कंडीशन होगा वो आपसे पूछा है स्टूडेंट, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन हो गया कि कौन सा चैप्टर का बताइए, तो थर्मोडाइनमिक्स का। ये जो क्वेश्चन है किसका स्टूडेंट, तो थर्मोडाइनमिक्स का है। हम इसमें स्टूडेंट आपको 3-4 केसेस बता देते वो याद रखिएगा, ठीक है, कि आइसोथर्मल के लिए क्या केसेस होता है, आइसोबेरिक के लिए क्या होगा, आइसोकोरिक के लिए क्या होगा और एडियाबेटिक के लिए क्या होता है, ठीक है। तो सबको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग समझते हैं आइसोथर्मल के केसेस में, ठीक है। तो आइसोथर्मल देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आइसोथर्मल के केसेस में क्या होगा उसको समझिए। आइसोथर्मल के केसेस में स्टूडेंट डेल्टा टी आपका 0 के बराबर होता है, ठीक है। डेल्टा टी क्या हो जाता है, 0 के बराबर होता है, डेल्टा टी इक्वल टू 0, ठीक। आइसोथर्मल के केसेस में जो डेल्टा टी है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग इसी में देखेंगे आगे कि आइसोबेरिक के केसेस में डेल्टा पी क्या हो जाता है स्टूडेंट, आइसोबेरिक के केसेस में डेल्टा पी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यदि आइसोबेरिक हो गया, आइसोबेरिक, तब यहाँ पे आपका डेल्टा टी क्या हो जाएगा
जीरो के बराबर हो जाएगा। तो कोई भी पूछ सकता है। वैसे इस क्वेश्चन में तो आपको आइसोथर्मल पूछा है, तो आइसोथर्मल डेल्टा टी इक्वल टू जीरो होगा। और आइसोबेरिक के केसेस में डेल्टा पी स्टूडेंट, ठीक है, टी नहीं डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आइसोकोरिक के केसेस में स्टूडेंट समझिए क्या होता है, ठीक है, आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक के केसेस में स्टूडेंट डेल्टा भी इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, डेल्टा भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये सब याद रखिएगा। आइसोथर्मल के केसेस में डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, आइसोबेरिक के केसेस में डेल्टा पी इक्वल टू जीरो, आइसोकोरिक के केसेस में डेल्टा भी इक्वल टू जीरो, और एडिएबेटिक के केसेस में स्टूडेंट, ठीक है, एडिएबेटिक के केसेस में डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो। इसको ध्यान में रखना है, ठीक। आइसोथर्मल के केसेस में क्या होगा स्टूडेंट, डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, आइसोबेरिक के केसेस में डेल्टा पी इक्वल टू जीरो, आइसोकोरिक के केसेस में डेल्टा भी इक्वल टू जीरो, और एडिएबेटिक के केसेस में डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, ठीक। ये याद रखिएगा, चारों में से कोई भी कंडीशन आपसे पूछ सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या बोला था, आइसोथर्मल के लिए क्या कंडीशन था, डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलेंगे 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए स्टूडेंट क्या दिया है, अभिक्रिया 2Cl यहाँ पे गैस का फॉर्म में से Cl2, जब स्टूडेंट गैस से गैस के फॉर्म में जाता है, ठीक है, गैस से गैस के फॉर्म में गया है, तब डेल्टा H और डेल्टा S क्या होगा वो पूछ रहा है ना। Cl से Cl2 गया है, द साइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा SR, यही पूछा है। तो इसका जो साइन हो जाएगा स्टूडेंट डेल्टा H और डेल्टा S का, वो क्या होगा सोचिए। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव तो होगा ही नहीं, या फिर पॉजिटिव से निगेटिव भी नहीं, क्योंकि गैस से गैस गया है। तो बताइए गैस से गैस के लिए केसेस क्या होता है, निगेटिव से निगेटिव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में स्टूडेंट क्या बोला है कि द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर भी है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तब आपको स्पॉन्टेनियस के मतलब कंडीशन में बताना है कि डेल्टा एस क्या होता है और डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है, ये सारा चीज़ देखना है। तो देखिए स्टूडेंट, जब रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस हो, ठीक है, यानी कि लगातार जब आपका रिएक्शन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस के केसेस में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस के केसेस में स्टूडेंट डेल्टा एस यदि पॉजिटिव है, इसका मतलब डेल्टा एस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जीरो। जब पॉजिटिव है तो डेल्टा एस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यदि डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव है स्टूडेंट, ठीक है, अब निगेटिव है तो आप ही बोलिए, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, हाँ, लेस देन जीरो। यदि स्टूडेंट डेल्टा एच आपका निगेटिव है, डेल्टा एच इक्वल टू निगेटिव, तब इस केसेस में क्या होगा स्टूडेंट, डेल्टा एच लेस देन जीरो, यही ना होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था आपको, तो क्वेश्चन इसमें ये बोला है कि डेल्टा जी क्या है, लेस देन जीरो है। हाँ ये तो होगा, ग्रेटर देन जीरो तो होता नहीं है, और एस आपका लेस देन जीरो भी नहीं होता, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और एच के केसेस में आपका क्या होता है, ये तो ग्रेटर देन दे दिया, यहाँ तो लेस देन होता है, ये होता है, ये भी गलत है। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन इसमें आपको डेल्टा जी लेस देन इक्वल टू जीरो ये होता है। तो इसमें क्योंकि डेल्टा जी तो निगेटिव होता है, तो डेल्टा जी लेस देन जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। ये सब आपको कुछ बात याद रखना होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये चैप्टर आप पढ़े अभी नहीं थे हमसे, इसीलिए। चलिए अच्छा, डेल्टा, अब ये क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 22 दिया है स्टूडेंट, H इक्वल टू यू प्लस पी वी। इसका एक और फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ठीक है। H को हम लोग इससे बता देते हैं कि H को इसमें क्या बोलते हैं, H को इंथैल्पी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, H को इंथैल्पी, ठीक है। ये जो H है, ये H, इस H को बोला जाता है इंथैल्पी, इंथैल्पी। उसके बाद स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो U है ना, इसी U को E भी बोला जाता है, ठीक। इसी U को क्या बोला जाता है, E भी बोला जाता है, और इसी को बोला जाता है इंटरनल एनर्जी। क्या बोला जाता है, इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट वही बोला है, ये हो गया आपका इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी। तो क्वेश्चन भी वही बोला है स्टूडेंट कि H इक्वल टू यू प्लस पी वी है, U प्लस पी वी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल एनर्जी या फ्री गिब्स एनर्जी, अच्छा गिब्स एनर्जी या थर्मल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी। तो स्टूडेंट इसको हम लोग U को क्या बोलते हैं बताइए, तो U को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनल एनर्जी। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आगे 23 की ओर बढ़ते हैं।
CaCO3 सॉलिड है और CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस है। और यहाँ पे आपको बोला है स्टूडेंट कि Kc का वैल्यू बताइए, यही ना बोला है। देखिए तो इक्विलिब्रियम स्टेट में Kc का बोला है वैल्यू बताने के लिए। तो स्टूडेंट Kc बराबर फॉर्मूला देखिए क्या होता है, उसके बाद अच्छे से समझिए, ठीक है। Kc इक्वल टू फॉर्मूला आता है स्टूडेंट कंसंट्रेशन प्रोडक्ट, ठीक है, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट, लेकिन गैस फॉर्म में लेना है प्रोडक्ट, और कंसंट्रेशन मतलब बाय कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, लेकिन ये रिएक्टेंट भी आपका गैस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं CO2 तो गैस के फॉर्म में है, लेकिन CaO सॉलिड फॉर्म में, तब तो इसको हम लोग लेंगे ही नहीं। और यहाँ पे CaCO2 ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में, ये भी नहीं आएगा। तो आपका प्रोडक्ट में सिर्फ CO2 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन CO2, Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन CO2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। और लगभग स्टूडेंट्स हम लोग का 60% क्वेश्चन, अच्छा 50% क्वेश्चन हो रहा है, 60%, ठीक है। क्या बोला है स्टूडेंट, मतलब 20 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गया इसलिए 60 बोले। H2O का संयुग्मी अम्ल होगा, है ना, यानी कि द कंजुगेट एसिड ऑफ H2O विल बी। तो स्टूडेंट देखिए आपको बोला है H2O का कंजुगेट एसिड, ठीक है। H2O में जब आप एक H को जोड़ देते हैं तो बताइए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, H3O प्लस, है ना। इसका कंजुगेट एसिड क्या हो गया, H3O प्लस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या बोला है कि पूर्ण वियोजन मानते हुए, ठीक है, पूर्ण वियोजन मानते हुए 0.0001 मोलर HCl विलयन का pH ज्ञात करें, ठीक है। pH बराबर जो फॉर्मूला था उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक। pH बराबर फॉर्मूला क्या था, माइनस लॉग कंसंट्रेशन H प्लस। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका है 0.001 है, ठीक है। तो 0 पॉइंट, सोचिए स्टूडेंट 0.0001 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि इस पॉइंट को हम यहाँ पे ले आएँ तो 1 2 3 4 लेटर के बाद ला रहे स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 0 0, तो इधर इस सब जीरो को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 1 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, है ना। 1 इंटू 10⁻⁻4, 1 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट 1 इंटू 10⁻⁻4 का मतलब क्या हुआ, सिर्फ 10⁻⁻4। तो यहाँ पे H प्लस की जगह पे रखिए माइनस लॉग 10⁻⁻4। यहाँ से देखिए स्टूडेंट फॉर्मूला आ गया लॉग m का पावर n, तो ये n क्या होता था, पीछे हो जाता था। तो अब सोचिए स्टूडेंट जैसे हम लोग इसको पीछे करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छे से यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। इस -4 को पीछे कीजिएगा, तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस तो है ये है, और ये -4 भी पीछे हो जाएगा, फिर लॉग 10 हो जाएगा, लॉग 10। अब ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा स्टूडेंट 4, और लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, 4 इंटू 1 मिलके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा है कि H2 गैस के फॉर्म में, CO भी गैस के फॉर्म में, और ये आपका CH3OH बना है गैस के फॉर्म में, तो रिएक्शन बढ़ रहा है आगे की ओर, है कि नहीं। तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27, उसमें बोला है कि H2SO4 में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो बताइए क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट H2SO4 सल्फर का पूछा है, इसको X मान लेंगे, एक हाइड्रोजन का +1 तो 2 का क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, फिर +X, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो 4 का कितना हो जाएगा -8, और ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब स्टूडेंट 2 - 8 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -6, इसको बराबर किधर कर दीजिए, X इक्वल टू क्या हो जाएगा +6, यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया स्टूडेंट +6 हो गया। और +6 आपको कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ClO, ClO2, ClO3 और ClO4 में आपको बोला है कि कौन डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन नहीं होगा। ये तो हम आपको रिएक्शन भी बताए थे डिस्प्रोपोर्शियोनेशन में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट कि यूपेक नेम ऑफ CH3 का होल 3 CCl, इसका आपको बोला है यूपेक नेम लिखने के लिए। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, C है स्टूडेंट, इसमें एक ठो Cl है, और यहाँ पे 3 ठो CH3 जुड़ा हुआ है, एक CH3 यहाँ जोड़ देते हैं, एक CH3 यहाँ पे जोड़ दीजिए, और एक CH3 यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया स्टूडेंट। लॉन्गेस्ट चेन कौन वाला होगा स्टूडेंट, तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगा, देखिए 3 कार्बन का ये चेन है, 1 2 3, ये इसका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। 2 नंबर में स्टूडेंट मिथाइल भी जुड़ा है, और 2 नंबर में क्लोरीन भी जुड़ा है, ठीक है।
लेकिन स्टूडेंट क्लोरीन देखिए सी से स्टार्ट होता है, ABC में सी क्लोरीन हो गया और ये आपका मिथाइल M हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट ABC में बताइए पहले कौन आता है अल्फ़ाबेट में, C या M? तो पहले C आता है कि नहीं, पहले C आता है। और क्लोरीन जब लटका हुआ रहे स्टूडेंट तो इसको क्लोरो बुलाया था, क्या बुलाया था, क्लोरो। और 2 नंबर में लटका हुआ तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 क्लोरो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एक बार यहाँ स्ट्रक्चर बना देते हैं, CH3, फिर C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, ठीक है। इसका नंबरिंग कीजिए तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3 नंबर, ठीक है। 3 कार्बन के एलोंगेशन बन गया और 2 नंबर कार्बन में सब चीज़ जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। उसके बाद फिर स्टूडेंट देखिए 2 नंबर में ही आपका ये मिथाइल भी लटका हुआ है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 मिथाइल, है कि नहीं, 2 मिथाइल। उसका स्टूडेंट टोटल 3 कार्बन का आपका लॉन्गेस्ट चेन बना है और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो N। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ रहे हैं। अब स्टूडेंट केवल 10 क्वेश्चन ही हम लोग के पास बचा हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग पहुँच गए हैं। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है कि द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन, यानी कि बेंजीन में स्टूडेंट टोटल सिग्मा बॉन्ड और टोटल पाई बॉन्ड पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर इसी टाइप का होता है ना, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए ये हो गया स्टूडेंट बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हर कोन में कार्बन होता है, ठीक है। यहाँ का जो कार्बन है इसमें टोटल कितना बॉन्ड बना, 2 इधर 1 इधर 3। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होता है, हर कोना में एक एक हाइड्रोजन भी होगा ताकि कार्बन आपका बैलेंस हो सके। यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसमें टोटल देखिए तो सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 को इधर हो गया, एक यहाँ पे 7, एक यहाँ पे 8, एक ये वाला 9, एक ये वाला 10, एक ये वाला 11, एक ये वाला 12। तो टोटल इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है स्टूडेंट वो कितना है, 12 है। अब पाई बॉन्ड देखना, पाई बॉन्ड में से हो गया डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड 3 जगह, एक यहाँ पर है, एक ये दूसरा 2 और ये एक तीसरा 3। तो इसमें स्टूडेंट पाई बॉन्ड आपका कितना है, 3 है। तो 12 और 3 यानी कि सिग्मा बॉन्ड 12 हो गया और जो आपका पाई बॉन्ड हो गया वो कितना हो गया, 3 हो गया। तो जिसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 12 एंड 3 दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31। और क्वेश्चन नंबर 31 स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर से आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पूछ दिया है कि नहीं। देखिए स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन किसका बोला है स्टूडेंट निकालने के लिए, H2C डबल बॉन्ड O का, ठीक है। इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H। देखिए स्टूडेंट इस बार देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 1 हो गया। और जब सिग्मा बॉन्ड 1 हो जाए स्टूडेंट तो उसके लिए अभी हम आपको क्या बताए थे, sp2 बताए थे, है ना। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sp2, और sp2 ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब आगे देखिए स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 33 दिया वो लिखा है कि ये किस टाइप का समावयवता है, यानी कि ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म है वो आपसे पूछा है। तो देखिए स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, CH3, CH2, O, CH2, CH3। मतलब कि स्टूडेंट यहाँ पे जो है आप वो समझ गए, यहाँ पे CH3 है, CH2 है, फिर O है, फिर से CH2 और CH3 है। अब इसमें देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस हुआ है क्या। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे CH3 है, CH2 है, यानी कि स्टूडेंट ये वाला CH3 यहाँ पे है, ये है, बस यहाँ पे ये जो CH2 था वो वाला CH2 को इधर ले आया है। फिर से यहाँ पे CH2 है, तो देखिए फिर से यहाँ पे भी एक CH2 है और एक CH3 यहाँ पे। मतलब कि स्टूडेंट यहाँ वाला जो CH2 है उसको O के बाद ले आया, ठीक है। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, बस आपका जो टर्म है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को कौन सा आइसोमेरिज्म कहते थे बताइए, तो मेटामेरिज्म बोलते थे। क्या बोलते थे स्टूडेंट, मेटामेरिज्म बोलते थे, है कि नहीं। और मेटामेरिज्म आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है स्टूडेंट कि द सबस्टिट्यूएंट्स दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिलेटिव्स टू हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें जो नहीं है वो आपको बताना है, यही ना बोला है। देखिए वे प्रतिस्थापी जिन्हें हाइड्रोजन के सापेक्ष
ठीक है, जिन्हें हाइड्रोजन के सापेक्ष आकर्षी समूह के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। यानी कि स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रूप में कौन व्यवहार नहीं करता है, तो एल्काइल आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एल्काइल, यानी कि आर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, वो क्या लिखा है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ठीक है, या वही मार्कोनी कॉफ वाला यहाँ पे रूल पूछ दिया स्टूडेंट, और HBr पूछा है। क्या है स्टूडेंट यहाँ पे HBr में H प्लस है और Br माइनस है। हम क्या बोले थे स्टूडेंट कि जहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा होगा, जी यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 ही गो है। तो जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहीं पे हाइड्रोजन जाएगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन कम जाएगा होगा वहाँ पे ये Br जाएगा। ये ना समझाए थे। तो चलिए स्टूडेंट अब आप सोचिए, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा CH3 हो जाएगा, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। और आपका यहाँ से एक तब बॉन्ड भी हट जाएगा, यानी कि CH3, फिर यहाँ से CH, इसमें आपका Br हो जाएगा, और फिर यहाँ पे CH3 हो जाएगा। यही ना होगा स्टूडेंट, CH3 हो जाएगा। थोड़ा इसको अच्छे से लिख देते हैं स्टूडेंट, देखिए क्या बनेगा आपका। ये वाला जो H है स्टूडेंट, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा वहीं पे आएगा, यानी कि ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो Br है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH, यहाँ पे हो जाएगा Br, फिर CH3। अब इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, तो 1 2 2 नंबर में है, तो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो, उसका टोटल कार्बन कितना है स्टूडेंट, 1 2 3, तो 3 के लिए क्या होता है, प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड्स है तो N हो जाएगा, यानी कि 2 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब 2 ब्रोमो प्रोपेन देखिए ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट केवल अब 4 क्वेश्चन ही बचा हम लोग के पास। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि 333 केल्विन पर मर्क्यूरिक सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इथाइन के जल के संयोजन से प्राप्त होता है, ठीक है। इथाइन है स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि मिथ ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्काइन वाला बोला है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और उसमें भी बोला है स्टूडेंट इथाइन। देखिए इथाइन 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 में 2 कार्बन होता है, यानी कि स्टूडेंट CH तो होगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड और CH, और इसमें क्या ऐड करने बोला है स्टूडेंट, तो वाटर ऐड करने बोला है, यानी कि H2O, लेकिन किसके प्रेजेंस में बोला है, ठीक है, तो H2SO4 के प्रेजेंस में, और मर्क्यूरिक सल्फेट यानी कि HgSO4 के ये प्रेजेंस में, ठीक है। अब H2O जो है स्टूडेंट ये 2 चीज़ में टूटेगा, ठीक है। H2O जो है ये कितने चीज़ों में टूटेगा, 2 चीज़ में, एक तो H प्लस में टूटेगा और एक OH माइनस में टूटेगा। अब स्टूडेंट यहाँ से आपका एक H इसमें आ जाएगा और एक OH माइनस इसमें आ जाएगा, है ना। तो अब जो आपका बनने वाला वो क्या बन जाएगा, CH, फिर यहाँ से डबल बॉन्ड, आज एक H यहाँ पे जुड़ भी गया, तो चलिए यहाँ पे जोड़ दीजिए इसको, फिर डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा CH, और यहाँ पे आपका एक OH भी आ गया स्टूडेंट, ठीक है, इसी में आपका एक ठो OH जुड़ गया, OH। अब यहाँ से स्टूडेंट टोटोमेरिज्म होगा, ठीक है। टोटोमेरिज्म में क्या होगा, टोटोमेरिज्म मिस होता है स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन इसमें आके जुड़ेगा, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पे जो कार्बन है इसमें भी हाइड्रोजन है, तो डबल बॉन्ड के बाद यानी कि डायरेक्ट समझिए आपका डबल बॉन्ड है और ये आपका क्या है, ग्रुप है। तो यहाँ पे जो ग्रुप है स्टूडेंट, तो ये आपका हो गया मेन कार्बन, और इसके बाद वाला को बोलते हैं अल्फा कार्बन, यानी कि स्टूडेंट ये आपका जो ग्रुप है, इस ग्रुप के बाद ये आपका हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन में ये वाला ये हाइड्रोजन पहले यहाँ पे आया, और फिर यहाँ से वो कहाँ चल जाएगा, इसमें आ जाएगा, टोटोमेरिज्म हो रहा है, ठीक है, टोटोमेरिज्म। तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो टोटल हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, ऑलरेडी एक H और एक H यहाँ पे था, 2 H और एक ये वाला H भी यहाँ पे गया, टोटल 3 H हो गया, यानी कि CH3, और यहाँ पे तब स्टूडेंट ये तो बॉन्ड खत्म हो जाएगा, तो C, और यहाँ पे आपका सिर्फ एक ठो तब क्या बचा, H, और साथ ही साथ स्टूडेंट यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन तो हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो CH3CHO इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट, ठीक है, CH3CHO, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है स्टूडेंट कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक आर। देखिए स्टूडेंट एरोमेटिक के लिए क्या क्या होना चाहिए उसको समझिए। यदि कोई भी एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक के लिए कंडीशन है स्टूडेंट कि वो साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, साइक्लिक होना चाहिए, साथ ही साथ स्टूडेंट हकल रूल को वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है, हकल रूल को भी फॉलो करना चाहिए,
प्लेनर भी होना चाहिए स्टूडेंट, वो प्लेनर भी होना चाहिए, ठीक। यानी कि स्टूडेंट इसमें आपको क्या क्या बोला, प्लेनरिटी तो होना ही चाहिए, और ये भी होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक रिंग में तो होना ही चाहिए, ठीक है, रिंग में होना चाहिए, हकल रूल को भी फॉलो करना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स केवल 3 क्वेश्चन बचा है। अब देखिए स्टूडेंट तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है कि CH3Cl प्लस 2Na दे दिया। देखिए स्टूडेंट एक Na एक Cl को लेता है, यहाँ पे 2 Na ये 2 Cl लेगा, एक ये वाला Cl को भी एक ये वाला Cl को भी, तो बाहर क्या कर लेगा 2NaCl, और यहाँ पे आपका क्या बच गया CH3, और यहाँ पे भी क्या बच गया CH3। अब बोला स्टूडेंट कि इस टाइप के रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं वो बताइए, ठीक है। तो इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं स्टूडेंट इसको कौन सा रिएक्शन बुलाया जाता है, क्या आप बता सकते हैं? इस टाइप के रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बुलाया जाता है स्टूडेंट? तो वुर्ज रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है, वुर्ज रिएक्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। अब स्टूडेंट केवल 2 ही क्वेश्चन बचा, एक 39 और एक 40। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो उसमें आता था, रेजोनेंस इफेक्ट भी आता था, हाइपर कंजुगेशन भी आता था, लेकिन इसमें डिस्टिलेशन नहीं आता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डिस्टिलेशन। कोवलेंट बॉन्ड में डिस्टिलेशन का कहाँ कभी यूज हुआ है, तो डिस्टिलेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका सबसे अलग है। अब आज का जो है स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या लिखा है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इथेनॉल का निर्जलीकरण करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। इथेनॉल का निर्जलीकरण करेंगे, चलिए स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है। निर्जलीकरण यहाँ पे क्या है CH3 है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, CH3 है, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या स्टूडेंट CH2 है, यहाँ पे भी H, अच्छा OH को यहाँ पे लगा दीजिए, तो पहले OH, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H है। H पे प्लस चार्ज स्टूडेंट, OH पे माइनस चार्ज, ये दोनों निकल जाएगा, ठीक है। और पानी का निकलना ही तो निर्जलीकरण कहलाता है, यानी कि जब पानी आपका निकलेगा तो उसी को डिहाइड्रेशन बोलेंगे। जब यहाँ से स्टूडेंट आपका पानी निकल गया, H2O बाहर हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या देखिए तो CHH, एक ये C बचा, एक ये वाला H बचा, एक ये वाला H बचा, यहाँ पे CH2 हो गया, और यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी आपका क्या हो गया CH2 हो गया, और ये प्लस और माइनस यहाँ से एक आपका निकल गया, तो यहाँ पे भी आपका एक तो बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका बन गया, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये कहाँ पे स्टूडेंट देखिए तो, यानी कि C2H4 भी आप इसको बोल सकते हैं, C2H4। तो C2H4 आपका कहाँ पे है, C2H4 कौन सा ऑप्शन में दिया है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए स्टूडेंट, तो ये आज आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था, पूरा हम लोग 40 क्वेश्चन कर लिए, और मेरा यही आशा है कि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं हुआ होगा, और आप अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो अभी आपके साथ एग्ज़ाम देंगे, ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छे से हो। बाकी बात स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और फिर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस पेपर भी इसका सॉल्व कर देंगे 2-3 साल का। तो चलिए स्टूडेंट आज इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं।